हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में पहली यूनिट हमारी भी चल रही है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। इसमें हमने काफ़ी सारा पार्ट कवर किया है। आज हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चल रहा था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। इसके बाद में आएगी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, फिर मोलिकुलरिटी क्या होती है रिएक्शन की, आणविकता, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर जो है आपको ये तो पता ही है, थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट जो होगी वो कंसंट्रेशन की पावर 2 पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, कोई रिएक्टेंट होगा उसमें ए, और वो कन्वर्ट हो रहा होगा आपके प्रोडक्ट में। सेम वैसे ही है जैसे इससे पहले वाले में किया गया है, वैसे इंटीग्रेटेड लॉ हम निकालेंगे। हाफ लाइफ भी उसकी उसी मेथड से निकालेंगे, लेकिन डिफरेंट होगी क्योंकि वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर थी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं और मिलके वो कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसके रेट को हम कैसे लिखेंगे। अब देखो, रेट तो डबल पे डिपेंड होगी। सेकंड ऑर्डर कहने का मतलब, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये एक्सपेरिमेंटली ही केवल हम प्रूफ कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन को देख के तो हम बता नहीं सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा। रेट जो होती है, रिएक्शन की रेट है और ऑर्डर, ये सारी चीजें कैसे बताते हैं, चेंज करते हैं कंसंट्रेशन को, फिर देखते हैं। मतलब अगर हम इसको चेंज किए कंसंट्रेशन को, फिर देखें रिएक्शन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर इस वाले रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को चेंज करके देखेंगे। इस तरीके से रेट डिफाइन होती है ना। तो रेट लॉ जब हम लिखते हैं रेट, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर उसका हम रेट लॉ लिखते हैं। यहाँ पे उल्टा प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि पहले हम ड्रा करें रेट लॉ, उसके बाद में हम आपको बताएं कि कितनी रेट इसकी किस किस तरीके से रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। अब जब हम एक्सपेरिमेंट किए, हमको पता चला कि ये जो रिएक्टेंट है, इसको डबल करने से रेट भी डबल हो जा रहा है, इसको भी डबल करने से रेट डबल हो जा रहा है, मतलब इन दोनों की पावर 1 लगेगी यहाँ पे, ठीक। अगर मान लीजिए कि हम इस पहले वाली रिएक्शन की बात करें जिसमें सिर्फ एक रिएक्टेंट है ए, वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो ए की कंसंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 गुना हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट डिपेंड करेगी ए की पावर 2 पे, स्क्वायर पे। तो ये देखो ऊपर लिखा हुआ है R = K, ए की पावर 2। अब आपको पता है जो ये कंसंट्रेशन की पावर होती है, इनका सम जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताए थे आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इससे पहले के अगर आप लेक्चर नहीं देखो तो उसको देखिए। इसको हम n से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये जो आपके अभिकारक हैं, इनके पावर, जो कंसंट्रेशन की पावर है, उसके सम को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पे कितनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, n की वैल्यू कितनी है, एक ए वाली और एक बी वाली, तो कितनी हो गई, 2 हो जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, तो यहाँ देखो n का वैल्यू कितना है, 2 है। अब देखो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन में ये जरूरी नहीं है कि 2 रिएक्टेंट होने चाहिए, इसीलिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। अगर एक रिएक्टेंट है फिर भी वो सेकंड ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे रेट लॉ लिखा गया है के कंसंट्रेशन ए की पावर 2, मतलब वो 2 पे डिपेंड कर रही है। अगर इसको 2 गुना करोगे तो रेट 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिएक्शन होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो इस पे नहीं डिपेंड करती है कि आप ये नहीं देख के बोल सकते हो कि रिएक्टेंट 1 है या 2 है। रिएक्टेंट 1 हो तब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और इसका जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्वेश्चन आते हैं, उससे जो फॉर्मूला मिलता है, और ग्राफ ड्रा करेंगे भी हम, हाफ लाइफ देखेंगे। यही 3 टॉपिक मेन है। पहला इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है
उसका फॉर्मूला आपको रटना है भी हम बताएंगे, डिराइव करके दिखाएंगे आपको। जो थ्योरेटिकल आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें डिराइव करने को आएगा, शॉर्ट में आता है 3-4 नंबर में, सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कोई भी पूछ सकता है आपसे 3 से 4 नंबर में। तो पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है उसको आप अवकलित करके दिखाओगे, उसको इंटीग्रेटेड समाकलित रूप में पूरा डिराइव करना रहेगा और ग्राफ भी बनाना रहेगा। हाफ लाइफ भी 1-2 नंबर में साथ में पूछ लेता तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये जो डेफिनेशन है इसकी समझते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कैन बी डिफाइंड एज केमिकल रिएक्शन वेयर इन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द करेस्पॉन्डिंग रेट लॉ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 2, मतलब 2 के बराबर होना चाहिए। द रेट ऑफ such a reaction can be written either as R equal to K A की एक concentration of A की power 2, और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, मतलब अगर एक से अधिक रिएक्टेंट हुए तो इस फॉर्म में आपको लिखोगे और वरना इस तरह से। लेकिन ये हमेशा याद रखना है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो रेट लॉ है, ये दोनों कैसे निकाले जाते हैं, ये ओनली एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन इसका हो सकता है, ऐसे ही हम नहीं बता सकते हैं। तो इसको आप नोट करिए पॉज करके, फिर हम आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखाते हैं जैसे कि हम इससे पहले के लेक्चर में किए हैं। सेम उसी तरीके से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की तरह यहाँ भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो हेडिंग लगाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और भैया पढ़ाई पे पूरा फोकस रखिए क्योंकि एग्जाम आपके आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत ही जल्द होने वाले हैं एग्जाम। जो जो टॉपिक मैं बताता चलूँ आपको सीधे सीधे याद ही कर लेना है हमको। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री जो है इसमें ज़्यादा डाटा जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। नोट्स आपके प्रॉपर बने होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको पोज करके साथ साथ नोट करनी है। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे जो चीज़ें डालता हूँ और व्हाट्सएप पे वो भी आप नोट कर लिया करिए। कई बार जैसे कि अभी मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ आपको बताऊंगा तो ऐसे देख के बस नहीं याद होगा आपको, मैथमेटिकल चीज़ें उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कई बार आप खुद डेरिवेशन करोगे, देख के करो, फिर कई बार बार जब करोगे तो बिना देखे भी आपको आ जाएगा। जब तक डिराइव नहीं करोगे आप तब तक आपको ये याद नहीं होने वाला है। इसलिए आपको याद तो भैया इसको डेरिवेशन तो इसका बार बार करना ही पड़ेगा। तो हेडिंग लगाएंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वही हम एग्जांपल ले रहे हैं। कोई एक रिएक्टेंट है ए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, प्रोडक्ट में। अब इसके रेट हम किस तरह से लिखेंगे, इसके रेट के लिखने के 2 तरीके हैं। पहला तो रेट R इक्वल टू हम लिख सकते हैं के A की पावर 2 क्यों लिखे, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑर्डर सेकंड ही रहेगा ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 रहेगा। इसके अलावा रेट लिखने की एक और हम आपको विधि बताए थे, मेथड, इस तरह से R इक्वल टू, ये क्या है, रिएक्टेंट, इसके आगे 1 लगा होगा ना, इसीलिए तो हम कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 होगा, तो इसको लिख सकते हैं -1/1 dA/dt। ये ऐसे भी तो रेट लिखते थे ना। माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम टू टाइम घटती जाएगी और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ बढ़ती जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव का साइन लगाते हैं, -1/1 dA/dt। अब ये भी रेट है इसी रिएक्शन की, ये भी रेट है इसी रिएक्शन की, सेम रिएक्शन की रेट है तो ये दोनों इक्वल ही होंगी ना भाई, रेट तो बदल नहीं सकती है ना, एक ही रिएक्शन की रेट तो सेम रहेगी। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इज इक्वल टू -dA/dt। अब यहां से देखो, हाँ ये जो पार्ट है ना, A वाला हम एक और लेके आते हैं, इस dt को इधर लेके आएंगे और A² dA ऊपर है, A² नीचे लाएंगे ताकि उसका इंटीग्रेशन करने में आसानी हो, एक जैसे टर्म एक पास कर लेंगे। तो यहाँ हमारा dA, देखो dA/ इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इज इक्वल टू, इस dt को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -k dt।
अब यहाँ पे हमको वही एजम्पशन लेना पड़ेगा कि जब समय t = 0 है तब कंसंट्रेशन कितनी होगी, A नॉट, और जब समय t = t होगा तो t समय पर बची हुई कंसंट्रेशन कितनी होगी, A होगी। ये है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये है हमारी कंसंट्रेशन रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब जो बची हुई है लास्ट में, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो इसकी लिमिट लगाते हैं। इसकी लिमिट हम लगाएंगे A नॉट से A तक, और ये कहाँ से, समय 0 से लेके t तक। अब इसको आप इंटीग्रेट करो। ये जो टर्म आपको है इंटीग्रेशन वाला लॉ तो आपको पता होगा ना, जब इंटीग्रेशन हम करते हैं dx/x² का, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/-x। ये आपको पता होगा, ठीक है। ये तो इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा पहले से, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो जब dx/x² जैसे टर्म का हम करते हैं तो 1/-x आता है। उसी तरीके से जब dA/A², देखो ये dx/x², वैसे यहाँ dA/A², तो यहाँ आ रही है इसकी वैल्यू 1/-x। उसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो इसकी वैल्यू होगी वो आएगी आपकी 1/-A, और इसकी लिमिट कहाँ तक होगी, A नॉट से लेके A तक, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए था, आप इसको नोट कर सकते हो साइड में, ताकि कभी भी जब आप डेरिवेशन करोगे उसको देखोगे बार बार तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें। और ऐसे ही धीरे धीरे करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमको याद होता रहता है। अचानक से एक साथ में ही सब कुछ याद हो जाए जरूरी नहीं है कि याद ही हो जाए। इसी तरह से जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये -k तो हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। dt का करोगे तो ये हो जाएगा आपका t की लिमिट लगा दो 0 से t तक। अब इसकी लिमिट जो है उसकी वैल्यू रखिए लिमिट की, तो इधर आइए देखिए ये हमारा बना है 1/-a की पावर, लिमिट लगाएंगे a नॉट से a तक = -k, और t की लिमिट है 0 से t तक। अब लिमिट रखोगे तो क्या होगा, एक बार a नॉट रखो, फिर माइनस एक बार a रखो, तो यहाँ पे रखते हैं 1/a -1/a नॉट = -k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक बार रखेंगे 0 और एक बार रखेंगे t, तो 0 में से t क्या बचेगा, क्या भाई t ही तो बचेगा, तो इसको हम सीधा t लिख दे रहे हैं, kt। ये जो हमारा होता है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसको हम और थोड़ा अगर शेड्यूल में लाएं, मैनेज करें, तो किस तरह से लिखेंगे, t = ये k इधर ले आइए आप, तो ये हो जाएगा 1/k, k इधर लाओगे जब = के इधर बराबर के, तो ये नीचे आ जाएगा बटे में, तो 1/k, और ये हो जाएगा 1/a -1/a नॉट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये आपको रट लेना है, सीधे इसको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे पूछे जाते हैं। अब अगर हम ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक, ग्राफ आपको सभी याद रखने हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और ग्राफ, हाफ लाइफ, ये जो चीज़ें हैं 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सबकी आपको रटी होनी चाहिए। सीधा जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो भी इन्हीं पे पूछा जाएगा, ग्राफ भी इन्हीं पे पूछा जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 3 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी पे आते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस वाले इक्वेशन को देखिए, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, ये जो टर्म है ना -1/a नॉट, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये -kt को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाइए आप, -1/a नॉट को ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/a नॉट प्लस का, ठीक, माइनस चिन्ह हट जाएगा जब बराबर के उधर ले जाओगे। ये हमारा इस साइड में था 1/a, और ये जब लेके आओगे इधर -kt, तो ये इधर प्लस हो जाएगा kt, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो है पहले a नॉट रखोगे तो यहाँ पे आएगा पहले a नॉट, फिर यहाँ पे a होगा, ठीक है।
थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस KT। ठीक है, ये वाला जो टर्म है -1/a को इस साइड में लाए हैं और प्लस KT को इधर लाए हैं, तो ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो गए। अब इसको आप कंपेयर करो जनरल जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c से। ठीक, इसको थोड़ा और अरेंज कर लीजिए, KT प्लस 1/a है। ठीक, तो ये होगा mx प्लस c। अब देखो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारी y की वैल्यू हो गई, ये हो गया m और ये x और ये है c, इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट c को। और ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस, और ये हमारा m होगा स्लोप। तो इस तरह से जब ग्राफ हम बनाएंगे तो y एक्सिस और x एक्सिस, x पे हम रखेंगे समय t क्या है, टाइम है जो कि सेकंड में लिया गया है, सेकंड मिनट में ले सकते हो। x पे टाइम रखेंगे ना, x पे, y पे रखेंगे हम 1/a, मतलब 1/कंसंट्रेशन या 1/a बोलो आप। स्लोप हमारी m होगी। अब देखो इससे पहले जब हम जीरो ऑर्डर की बात करते थे तो वहां पे निगेटिव स्लोप आती थी, तो निगेटिव स्लोप हम इस तरह से नीचे को बनाते थे। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप मतलब m, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। c जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट, और ये जो हमारा a है, a क्या है 1/a, सॉरी y और x तो आप जानते ही हो एक्सिस है, m होता है स्लोप, क्या है स्लोप क्या होता है tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ जो स्लोप है m मतलब k पॉजिटिव है, इसके आगे कोई निगेटिव साइन तो लगा नहीं है, तो पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट भी है तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से होगा। ठीक, और ये हमारा थीटा एंगल बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू k। ठीक, ये हमारी स्लोप होगी। ये जो इतना बचा हुआ पार्ट है ये है 1/, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ठीक, a0, ये है हमारा इंटरसेप्ट। तो ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा, ये जो यहाँ पे मैंने बताया है। स्लोप जो है इसकी पॉजिटिव होगी और बीच से कुछ इस तरह से निकलेगी। ये ओरिजिन से यहाँ से क्यों नहीं सीधा गया, बहुत लोग ऐसे सोचते होंगे जिनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ से जो तब निकलता जब यहाँ पे जो c था इसकी वैल्यू नहीं होती, कुछ ये c वाला टर्म ही नहीं होता, तो ये सीधे ओरिजिन से निकलता। लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट है ना, तो ये इंटरसेप्ट इतनी दूर है इसीलिए यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलता है। और पॉजिटिव स्लोप है, k के आगे पॉजिटिव साइन है इसीलिए ये ऊपर की ओर गया, वरना इस तरीके से जीरो ऑर्डर के जैसे निगेटिव आता अगर निगेटिव साइन होता। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम बात करते हैं इसके हाफ लाइफ की। अर्ध आयु, हाफ लाइफ भी को पूछा जाता है। रिएक्शन भी बोल रही होगी भाई हमारी अर्ध आयु निकाल रहे हो, तुमको पहले से भविष्यवाणी है कि हमारे जीवन कितना है, ताकि आप हमारी अर्ध आयु पहले ही निकाल ले रहे हो। हेडिंग लगाएंगे हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ। हिंदी वाले लिखेंगे अभिक्रिया की अर्ध आयु, द्वितीय कोड की अभिक्रिया की अर्ध आयु। हेडिंग लगाएंगे हाफ लाइफ, ये हो गया हमारा हाफ लाइफ। हिंदी में बोले तो अर्ध आयु, ठीक है, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ में क्या हम बात करते हैं, हाफ लाइफ मतलब आधी रिएक्शन जब पूर्ण हो रही हो तो टाइम कितना लगेगा, टी हाफ, मतलब जब रिएक्शन 50% पूरी हो गई हो, जब रिएक्शन 50% पूर्ण हुई हो तो आधा ही तो समय लगेगा, तो उसको टी हाफ लिखते हैं। जब टी बराबर होगा टी हाफ,
T1/2, तो उसको बोलते हैं अर्ध आयु या हाफ लाइफ। T = 1 T हाफ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, मतलब जो प्रारंभिक आपकी सांद्रता है ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन जो प्रारंभिक सांद्रता है उसकी आधी ही ना होगी, जब रिएक्शन का टाइम आधा होगा तब रिएक्शन भी आधी हुई होगी। तो हम हाफ लाइफ का जो इंटीग्रेटेड लॉ है उसको कैसे लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू, उससे कंपेयर करो, टी इज इक्वल टू 1/k 1/a माइनस 1/a0। हम कुछ इस तरीके से अभी रेट लॉ निकाले थे सेकंड ऑर्डर के लिए। तो टी हाफ के लिए क्या होगा, जब समय यहाँ पे टी था तब ये सारा सिस्टम आता था, जब समय टी हाफ होगा 1/2 होगा तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/k, भाई k तो सबके लिए समान रहेगा, अर्ध आयु निकालो या पूर्ण आयु निकालो या इनिशियल कंसंट्रेशन पे निकालो। टी हाफ के लिए a की वैल्यू कितनी है, देखो a, जब t इक्वल टू टी हाफ है तो a की वैल्यू a0/2 है, तो a की वैल्यू रखेंगे हम a0/2 माइनस 1/a0। अब ये 2 ऊपर जाएगा, जब 2 ऊपर जाएगा तो 1/k ये हो जाएगा 2/a0 माइनस 1/a0, यहाँ हो जाएगा हमारा T1/2 मतलब टी हाफ। अब 2/a0 में से 1/a0 हटाओगे तो क्या बचेगा, 1/a0 ही तो बचेगा भाई, 2/a0 है तो 1/a0 हटाओगे तो बचेगा 1/a0। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 1/k a0, मतलब 1/a0 ही तो बचेगा। तो ये हमारा है सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ, सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा, बराबर आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहीं पे आपको नोट्स भी मिलते हैं, और आप वहाँ पे कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी कमेंटों का जवाब देता हूँ टाइम मिलते ही। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।